नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु का आपको हमने वीडियो बनाया था एक कि भाई जो साउथ है उसमें सैबोटाज की पूरी प्लानिंग की जा रही है, भारत से अलग करने की कोशिश की जा रही है, भारत की तरक्की को रोकने की पूरी मुहिम राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। अब वहां पर एक नया किरदार खड़ा हो गया है जिसको मॉडर्न केजरीवाल बोला जाता है। अब ये पॉपुलर आदमी है विजय। ये तमिलनाडु में इसने एक नई पार्टी खड़ी कर दी और मैं हैरान रह गया। पहली ही रैली में हजारों लाखों लोग उसकी रैली को अटेंड करने आए हैं। चींटियों की तरह लोग वहां पे खड़े हुए थे और उसने एक डेंट मार दिया है पूरे तमिलनाडु के सीन में। अब ये बाहुबली बनेगा या खलनायक बनेगा ये वक्त बताएगा। और उमेश जी इसके ऊपर बड़ी अच्छी तरह से सटीक जानकारी हमें दे सकते हैं। साथ में हम बात करेंगे कि अन्ना मलाई किधर है भाई। वो मलाई खा रहा है कि छाछ पी रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हमें नहीं समझ आ रहा। वो पूरे सीन से गायब है। बीजेपी कर क्या रही है यहां पर? इन्होंने एक नई पार्टी बना दी, विजय खड़ा हो गया है। क्या ये बीजेपी के साथ जुड़ेगा या किसी और के साथ जुड़कर ये कुछ और डेंट मारेगा? बीजेपी की वहां पे जो धाक है उसको खत्म करेगा। धाक तो क्या, वहां पे तो तलवार भी नहीं है, धाक तो बड़ी दूर की बात है। तो इसके ऊपर बात करते हैं उमेश जी के साथ। सर, जय सिया राम से शुरुआत करते हैं आपसे। जय सिया राम। सर, ये तमिलनाडु में ये गर्मा सर्दी जो है इतनी ज्यादा पॉलिटिकल सीन में ये हो गई है, आपको लगता है कि वहां पर नया केजरीवाल खड़ा होगा? ये खलनायक है या हीरो है? सर, ये एक बहुत ही दिलचस्प समय आ चुका है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। और कल आपने जिस तरह से रैली देखी है जोसेफ विजय की, उसमें बोला जाता है, एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि 3 से 5 लाख लोगों ने अटेंड किया है। वन थिंग इज, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि किस हिसाब से लोग एक तरह से डिसिप्लिन होके अपने हीरो के लिए वेट कर रहे थे। और कल आने के बाद उन्होंने अपने आइडियोलॉजिकल राइवल बीजेपी को बताया, पॉलिटिकल राइवल डीएमके को बताया। तो इसका मतलब ये है कि ये एंटी बीजेपी स्टैंड पे लड़ेंगे और ही विल ट्राई टू गेट अ वोट शेयर विच इज एंटी बीजेपी। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा इनका रूलिंग डीएमके को, क्योंकि अगर आप जोसेफ विजय की अगर देखा जाए तो ही इज अ क्रिश्चियन और इसकी मदर हिंदू है, इसके फादर क्रिश्चियन है। इसने अपना जो प्लान भी बनाया है, सोशल जस्टिस, सेक्युलर, तमिल नेशनलिज्म, उसको लेके बनाया है। और देखिए, इसने कल अपने जो रैली में था, जो आर्किड्स लगाए थे, स्टैट्यूज लगाए थे, उसमें पेरियार थे, कामराज थे, अंबेडकर थे और 2 ऐसे नेता थे जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो एक तरह से, और इनके स्टेज पे भी देखे कल थे, कल एक क्रिश्चियन लेडी थी, एक मुस्लिम लेडी थी, एक हिंदू नेता था। तो एक तरह से एक रेनबो अलायंस बात करने की बात कर रहे हैं। देखिए, वोट शेयर के हिसाब से कितना इनका प्रभाव रहेगा वो अभी तक देखना बाकी है। बट तमिलनाडु में जो एंटी बीजेपी वोट्स है उसमें हर जगह से ये वोट शेयर अट्रैक्ट करेंगे। सर्टेनली डीएमके जो अलायंस है उनको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी अब विजय के साथ जाएगी। सेकेंड, जिसको ज्यादा फर्क पड़ने वाला है वो है सीमन, जिसका असली नाम है क्रिस्टोफर साइमन। ये एक पार्टी चला रहा है एनटीआर करके, एनटीए। तो इसकी पार्टी को 2024 के लोकसभा में 8.2% ऑफ द वोट शेयर मिला था और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसका वोट बीजेपी अलायंस से भी ज्यादा था। और ये जो क्रिस्टोफर साइमन है वो ही इज अ सेल्फ प्रोक्लेम सपोर्टर ऑफ वेलुपलाई प्रभाकरन, एलटीटी के चीफ का। वो एक अलग ही तरीके से बात करते हैं। अब इस स्पेस में एक मॉडरेट फेस के जैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करके विजय उनके वोट शेयर को खाएंगे पक्का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा क्रिस्टोफर साइमन को, डीएमके को। कल उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने अपने स्पीच में एमजीआर को प्रेस किया है। आगे जाके लग रहा है कि तमिलनाडु में जो सबसे सेकंड बड़ी पार्टी है एडीएमके,
उसके साथ इसका अलायंस हो सकता है। उन्होंने कल ये भी बताया कि ही इज ओपन फॉर सीट शेयरिंग एंड पावर शेयरिंग एज वेल। तो हम्म। आगे जाके इंटरेस्टिंग टाइम आने वाला है तमिलनाडु में। और डीएमके के जो उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने भी उनको बताया कि विजय इज माई वेरी गुड फ्रेंड एंड एवरीबडी हैज द राइट टू स्टार्ट अ पॉलिटिकल पार्टी। तो उन्होंने भी अटैक नहीं किया है। सर, इस एक्टर की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है, और जितने भी यूथ है जो 18 से 25 के बीच में, ही हैज एन ओवरवेलमिंग पॉपुलैरिटी। और आगे जो 16-17 साल के जो बच्चे हैं, इसमें भी इसकी पॉपुलैरिटी 80 to 90% है, जो फ्यूचर पोटेंशियल वोटर्स बनने वाले हैं। और सर मुझे एक चीज़ 2000। बताइए, दो चीज़ें आपने बोली। एक आपने बोल दिया कि भाई वहाँ पर उसने हिंदू भी खड़ा था, क्रिश्चियन भी खड़ा था, मुस्लिम भी खड़ा था, उसने जातियों के सभी का समीकरण देखकर उसने पूरा एक बुके दिखा दिया कि मैं सबके साथ हूँ। यानी कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको पकड़ लिया है। लेकिन मैंने एक और रिमार्केबल चीज़ देखी, जो जुनून था लोगों का उस इस बंदे विजय के लिए, दैट वाज रिमार्केबल। दूसरा, उस आदमी ने वहाँ पर अपना जो झंडा भी लहराया है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक झंडा दिखाया उसने वहाँ पर। यानी कि मॉडर्न तरीके जितने भी हैं, अपग्रेडेड मॉडर्न तरीके को उसने अपनाया है, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जो तरीका है उसको भी, इसने दोनों को मिक्स कर दिया। आपको नहीं लगता कि ऊपर से एक्टर है, पॉपुलैरिटी ऑलरेडी है, सोशल मीडिया पे पकड़ है, ये तो सर डेडली कॉम्बिनेशन हो गया फिर तो तमिलनाडु के अंदर। सर, ये जो विजय है आज की डेट में तमिलनाडु में सबसे पॉपुलर एक्टर है। रजनीकांत तो है ही। रजनीकांत के बाद अगर सेकेंड मोस्ट पॉपुलर एक्टर है वो विजय है, जो यंग जनरेशन को अपील करते हैं। सेकेंड, इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो अपनी जो फिल्मी कैरियर जो हाई पे छोड़ रहे हैं, उनका पॉलिटिकल कैरियर तब स्टार्ट हो रहा है जब उनका फिल्मी कैरियर हाई पे है। ये देख लीजिए, रजनीकांत और कमल हसन भी ने भी ट्राई किया था पॉलिटिक्स में आने का, पर वो जब आए थे तब वो जो अपना जो प्राइम है उसको पास कर चुके थे। और हम्म। आपने बरोबर बताया कि यूज इलेक्ट्रॉनिक मेथड, दूसरा क्राउड मैनेजमेंट देखिए, और सेकेंड, ही नोज द लार्जर देन लाइफ फिगर। इनको मालूम है कि क्या पब्लिक के ऑप्टिक्स क्या है, पब्लिक को कैसे इनका अटेंशन कैसे कैप्चर किया जाता है। ही नोज एवरीथिंग। और कल जो फैंस उनके साथ खड़े थे, वो बोल रहे थे कि ही विल क्रिएट हिस्ट्री इन 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन। और एक लार्जर देन लाइफ फिगर जैसा उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है कि ही सक्सेस स्टोरी विल बी सिमिलर टू एमजीआर और एनटी रामाराव इन आंध्र प्रदेश। आपने जिस हिसाब से बोला, एक डेडली कॉम्बिनेशन है। बट सर, एक चीज है, तमिलनाडु में जीतना इतना इजी भी नहीं है। बट हाँ, ही इज अ फॉर्मेडेबल, एक फॉर्मेडेबल अलायंस, फॉर्मेडेबल पार्टी बहुत दिनों बाद दिखने को आ रही है, जिसको मालूम है कि लोगों की नब्ज क्या है, ये सारे इश्यूज पे बात कर रहा है। सर आपको लगता है कि ये जैसे नया नया पार्टी है, ठीक है, हीरो बनने के बाद अमिताभ बच्चन भी अपने प्राइम में उसने भी समाजवादी पार्टी को, पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया था, लेकिन वो डेंट नहीं मार पाए। आपको लगता है कि विजय वो डेंट मार सकते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाना, खड़ा करना सर बहुत बड़ा काम है। केजरीवाल ही एक ऐसा धुरत है जो बहुत जल्दी बहुत ऊपर तक पहुंच गया, और अब तो बिल्कुल ही ऊपर पहुंचने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी फोर्सेस थी, सोरो जैसे लोग थे, क्रिप्टो करेंसी था। आपको मालूम है कि उसने कोई भी ऐसा हथकंडा नहीं छोड़ा जहां से पैसे ना मिले हों और उसे प्रमोट ना किया हो। इवन खालिस्तानियों को भी उसने यूज कर लिया। आपको लगता है विजय के पीछे भी कोई बहुत बड़ा हाथ होगा और ये एक बहुत बड़ा एक ऑल्टरनेट बन सकता है तमिलनाडु में? देखिए, तमिलनाडु पॉलिटिक्स में अभी अन्नामलई का इमरजेंस हुआ था 2024 लोकसभा इलेक्शन में। उन्होंने बीजेपी का वोट शेयर 11 से 12% कर दिया था। उसी समय से फरवरी में इस बंदे ने अपनी पार्टी चालू की, टीवी के, और अगस्त में इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन और झंडा भी बताया था लोगों को। कल जो मीटिंग हुई है, ये फर्स्ट स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। तो आगे के सीन में तमिलनाडु में जैसे अन्नामलई का राइज हो रहा है,
जो दूसरी तरफ का ये एक फिगर आना एक बहुत ही स्वाभाविक बात था। अब इनको कौन सपोर्ट कर रहा है सर, वो आप खुद ही नोट कर लीजिए, उसका नाम जोसेफ विजय है। और सेकेंड, मेरा एक ही चीज मानना है कि आगे तमिलनाडु पॉलिटिक्स में 3 लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो होंगे उदयनिधि स्टालिन, सेकेंड होंगे अन्नामलाई, थर्ड होंगे विजय। अब इनमें कैसे समीकरण बनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। और सर्टेनली इनका खुद का फिल्मी बैकग्राउंड है, इनको मालूम है कि लोगों को कैसे बांध के रखते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, यूथ के अंदर ही इज वेरी मच एडमायर्ड। और आप खुद ही देख लीजिए, आपने खुद ही बोला है कि केजरीवाल कहाँ है आफ्टर लोकसभा इलेक्शन, वो अभी ऑक्सफोर्ड में है, 4-5 महीने से ऑक्सफोर्ड में है। मैंने अन्नामलाई पहले सर, भी, अन्नामलाई, नॉट केजरीवाल, अन्नामलाई। सॉरी अन्नामलाई। सर मेरा एक ही चीज मानना है, अन्नामलाई इज अ डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने आईआईएम की एग्जाम क्लियर की। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो यूके में रह के अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। अभी अगर मेरे हिसाब से जो सोर्सेस बता रहे हैं कि माइट कम टू इंडिया बाय नवंबर, और उसके बाद एक तरह से जो असेंबली इलेक्शन होंगे तमिलनाडु में वो मई 2026 में होने के हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल स्थितियां बढ़ेंगी। और एक तरह से कल आपने एक और एक चीज नोट किया होगा कि विजय ने डीएमके को लैमलास्ट किया है, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है, उनको बोल दिया कि करप्शन के डेन, इट्स डेन ऑफ करप्शन। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जाके आगे जाके अन्नामलाई और विजय डीएमके गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो अपने आप को पोजीशन करेंगे एज एन ऑल्टरनेटिव। एक तरह से एक स्टार वॉर चालू हो जाएगा तमिलनाडु में, जिसमें हम देखेंगे कि एक डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर जिनको पूरे सिस्टम और पीपल के इश्यूज मालूम है, वर्सेस समवन हु इज अ डेकोरेटेड स्टार, फिल्म स्टार है और उसको भी इक्वली नब्ज मालूम है लोगों की। इट इज एन इंटरेस्टिंग टाइम अहेड। और एक तरह से एक जनरेशनल शिफ्ट आने वाला है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में। सर यानी कि दो हीरो हैं तमिलनाडु में, एक अन्नामलाई जो सबकी नब्ज जानते हैं और बड़े बड़े लोगों को सीधा भी किया हुआ है, दूसरा विजय जो सुपरस्टार हैं। ये दो स्टार अगर इकट्ठे हो जाएं तो जो जीरो है या विलन है वहाँ पे स्टैलिन, उसको तो बड़ी अच्छी तरह से मात दे सकते हैं और उसका पीछे हटना ज़रूरी भी है। सर पॉसिबल नहीं है। देखिए, आप कितना भी बोल दें, जो डीएमके पार्टी है वो कार्डर बेस्ड पार्टी है। आज उनकी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, ग्राउंड पे जो लोग काम करते हैं, जो वोटर्स को लेके आ सकते हैं, डीएमके इज वेरी वेल एंट्रेंड इन तमिलनाडु। जब तक स्टालिन साहब है, नो अदर लीडर कैन एमर्ज इन तमिलनाडु, ये मैं आपको बोल देता हूँ। बट पोस्ट स्टालिन फ्यूचर में विजय, अन्नामलाई और उदयनिधि स्टालिन तीनों यहाँ पे एक पावर सेंटर बन के रहेंगे। लेकिन सर एक चीज़ बताइए मुझे, जैसे स्टैलिन है वो हमेशा ही एंटी हिंदू एंटी सनातन की बातें बोलता है, अभी तो वहाँ पे कोई यात्रा होती है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, जबकि वो जो आपको मालूम है कि क्रिश्चियंस की कोई जगह हो, मुसलमानों की हो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आपको लगता नहीं है कि अब वहाँ के जो लोग हैं जहाँ हिंदू है, हो सकता है आखिर में कभी तो जागेंगे, कहीं तो जागेंगे। भाई हिमाचल में 95% हिंदू थे, उन्होंने कांग्रेस को चूज कर लिया, उनको पता नहीं क्यों थूक वाला पेशाब वाला खाना हिमाचलियों को इतना अच्छा क्यों लगता है। अब तो जगह जगह पे वहाँ पे मस्जिदें बननी शुरू हो गई हैं। मैं खुद हिमाचल में जाकर आया हूँ, मेरी खुद की जगह के ऊपर गंदी मज़ार बना दी थी जो मैं तोड़ कर आया हूँ। ये मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी गंदी इनकी मज़ार को तोड़ के आया हूँ मैं, वो भी हिमाचल में बिना पुलिस की प्रोटेक्शन के। खुद गया हूँ, खुद तोड़ के आया हूँ। लेकिन वहां पे हिंदुओं ने वही काम किया, गद्दारी अपनी ही कौम के साथ। आपको लगता है कि अब जैसे स्टालिन है, स्टालिन के अगेंस्ट हिंदू होंगे, या जो नया विजय आएगा ये भी क्रिश्चियन है, ये भी एंटी हिंदू बात करेगा, उसी सेंटिमेंट्स को यूज करेगा और पहले ही बोल दिया मैं तो एंटी बीजेपी हूं। क्यों? क्योंकि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, सो कॉल्ड। तो तमिलनाडु एक अलग ही गेम है। यहाँ पे आपका ये हिंदुत्व प्लैंक नहीं चलने वाला है।
बहुत मोदी जी ने भी ट्राई कर लिया। यहाँ पे 2024 लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने 10 से 11 रैली की है, सिर्फ जनवरी से जून के बीच में। उन्होंने सेंगोल भी किया, सब कुछ किया, बट फिर भी उनको सीट्स नहीं मिली। आप समझ जाइए कि यहाँ पे अगर आपको आना है तो आपको लोगों की नब्ज पकड़नी पड़ेगी। आपने सबसे बड़ा गलती किया कि अन्नामलई को कंटेस्ट करवाया। मैं उस समय भी अगेंस्ट था। अन्नामलई को कंटेस्ट करा के उनका एक रीच जो था लिमिटेड कर दिया था। सिर्फ उनको कैंपेनिंग पे रखते और पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल रूट्स को बढ़ाते तो बढ़िया रहता। और आप भी देख लीजिए कि जून के बाद अन्नामलई दिख ही नहीं रहे। तो बीजेपी की जो हैंकी पैंकी पॉलिसीज है यहाँ पे, जो स्टेट यूनिट की हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम्म। हम बहुत बार बोल चुके हैं कि आपका जो चॉइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आप उस पर ध्यान दीजिए जहां पे पॉपुलेशन ऑफ हिंदू ज्यादा है। पर जो बोलते हैं ना कि अलायंस सिस्टम्स में ये अच्छी से अच्छी जो विनेबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो अलायंस को देके वो खुद भी हार जाते हैं और खुद भी नहीं जीत पाते। और मैं जहां पे रहता हूँ सेंट्रल चेन्नई, उसके अंदर उसका टोटल वोटर बेस है 15 से 16 लाख के वोटर्स हैं। जो नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी इन सेंट्रल चेन्नई है, वो एटलीस्ट 6.5 to 7 lakhs है। मतलब 40% यहाँ पे अपने हिंदी स्पीकिंग पीपल है। आज तक बीजेपी यहाँ से नहीं लड़ी है। तो सर बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। लोकल लीडरशिप इज नॉट टेकिंग आवर इनपुट्स। और सब लोग यही बोलते हैं कि ये जो भी होता है कि स्टेट लीडरशिप डिसाइड कर रही है। तो तमिलनाडु को छोड़ दीजिए सर, हम इनको बाकी इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत हद तक यहाँ पे स्टेट यूनिट भी रिस्पॉन्सिबल है। सर मुझे एक चीज़ बताइए, एक तो हो गया कि स्टेट यूनिट्स हो गया, ये सारे तीन पार्टीज हो गई हैं, विजय हो गया, स्टैलिन हो गया, बीजेपी हो गई। एक चीज़ बताइए, ये जो इको टेररिज्म तमिलनाडु ने शुरू किया है पूरे भारत में, कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं उस सबके अंदर स्ट्राइक्स की जाती हैं, फैक्ट्रियों में आग लगाई जाती है कि कहीं भारत तरक्की ना कर जाए। क्या ये फैक्ट्रियाँ अगर चलेंगी तो क्या तमिलनाडु का फ़ायदा नहीं होगा? तो तमिलनाडु में जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो क्यों चाहती है कि यहाँ पर कंपनियाँ ना आए और वो काम ना करें? ऐसा क्यों है कि स्टैलिन हमेशा वो काम करता है ताकि देश की तरक्की ना हो? सर प्रॉब्लम स्टालिन का नहीं है। स्टालिन खुद अभी इन्होंने इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज की और बहुत सारी कंपनीज को यहाँ पे लेके आए। प्रॉब्लम क्या है कि जो डीएमके का अलायंस है वो 7 रेनबो पार्टी से बना हुआ है। उसके अंदर जो लेफ्टिस्ट है, सीपीआई, सीपीआईएम, ये सब एक तरह से फ्रिंज ग्रुप्स भी है। इन लोगों का कहीं ना कहीं दबदबा है इंटीरियर पार्ट्स में। स्टेट गवर्नमेंट प्रो इन्वेस्टमेंट है, बट अलायंस कंपल्शन ऐसा है कि वो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। जब तक तमिलनाडु में जयललिता थी, ये सब प्रोटेस्ट होते भी नहीं थे। करुणानिधि थे तब तो कोई बात ही नहीं चलती थी। बट मैंने आपको यही बोला कि तमिलनाडु में जनरेशनल शिफ्ट आने वाला है। तो आप समझ जाइए कि ये जो स्टालिन साहब है, ही इज वेरी प्रो प्रोग्रेसिव, बट प्रॉब्लम है इनके अलायंस पार्टनर्स। और आपको जान के हैरानी भी होगी कि दुर्गा स्टालिन इज अ वेरी स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ सनातन। आप सोच लीजिए कि पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण उनको ये सब स्टेटमेंट देना पड़ते हैं उदयनिधि स्टालिन को। चलिए सर, अब ये तमिलनाडु की जो इंटरेस्टिंग गेम बनती जा रही है, तभी डिस्कस करना ज़रूरी था कि एक और धूर्त है या ये एक वाकई में हीरो बनकर निकलेगा तमिलनाडु को। ये सारी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालने के लिए ये वक्त बताएगा। पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपने बोला शुरू तो कर ली, लेकिन उसे चलाना और करना आगे स्टैलिन जैसे पॉलिटिकल पार्टी को हिलाना तमिलनाडु में इतना आसान नहीं है। ये वक्त बताएगा कि ये जो स्क्रीन के ऊपर जो पॉपुलैरिटी है वो पॉलिटिकल सिनेरियो में भी ये उतरेगी या नहीं उतरेगी। क्या ये भी केजरीवाल की तरह एक
वैसा ही आदमी आएगा जो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएगा, जैसे केजरीवाल ने दिखाए कि मैं यमुना साफ कर दूंगा, यमुना ही खा गया। तो क्या ये विजय भी ऐसे ही काम करेगा, या वो वाकई में विजय का तिलक लगाकर तमिलनाडु को एक नई राह के ऊपर लेकर जाएगा, ये वक्त बताएगा। थैंक यू सर, ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपके बस साथ डिस्कस करना मैं जरूरी था, क्योंकि मैं आप ही का स्टेट है ये। मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, तमिलनाडु में विजय की पॉपुलैरिटी जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स है 16-17 साल के, उधर से चालू होती है, और जो 16 to 25 के रेंज में है, इसकी पॉपुलैरिटी को कोई बीट नहीं कर सकता आज की डेट में। तो एक बहुत बड़ा फोर्स बन के आएगा, ये मेरा मानना है। और आगे जाके एक कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स होगा अन्नामलई के पीछे भी। तो इट विल बी डेफिनेटली बिटवीन विजय वर्सेस अन्नामलई in somewhere around in 2031 assembly election. 2026 के इलेक्शन will be something very different. इसमें इन दोनों लीडर्स को चमकता हुआ नजर आएंगे, पर डेफिनेटली कोई भी सीएम नहीं बनेगा, मुझे दोनों में से कोई भी सीएम नहीं बनेगा, वो मुझे मालूम है, बट इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करेंगे दोनों। सर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी आपने कि ये दोनों इम्पैक्ट देंगे, ये फोर्स बनकर आएंगे, लेकिन सीएम वही घटिया स्टैलिन ही रहेगा, और वो एक या दो बैसाखियों पे नहीं, 7-8 बैसाखियों के ऊपर। यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, तमिलनाडु में बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स होंगे। आप ईपीएस जो एआईडीएमके के चीफ है, आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। बस इतना ही बता रहा हूँ, तमिलनाडु में इंटरेस्टिंग टाइम्स है, और आगे जाके किसको मालूम, बीजेपी किंग मेकर बन के उतरे, उनके बगैर सरकार ही न बने। बिल्कुल सही बात है, देखते। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आप जय सिया राम बोलिए, लिखिए, और आपसे अनुरोध है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब ने हमारी रीच कम कर दी है, आपसे अनुरोध है कि आप जितना इसको लाइक करेंगे, ये यूट्यूब के एल्गोरिथम को बीट करेगा। आपका सपोर्ट जरूरी है, मिरेकल्स होते हैं, और अगर सही चीज हो गई तो किसको मालूम, कल जो जोसेफ विजय है वो सनातनी भी बन सकता है, वी नेवर नो। सही बात है, और ये बनेंगे सर, इनको बना के ही छोड़ेंगे हम लोग भी। थैंक यू सर, जय हिंद, जय श्री राम। जय सिया राम।